नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रवि यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल बोलती कलम। आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं, क्या अहिरवाल तैयार है विकास की पर्यावरणीय लागत चुकाने के लिए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि पर्यावरणीय लागत होती क्या है। हम इस विकास की लागत वो तो समझते थे कि जमीन, सरकार ने जमीन खरीदी या जमीन का अधिग्रहण किया, उसके बदले में जो उन्होंने तय राशि की वो उस किसान को दे दी जिसकी वो जमीन उन्होंने एक्वायर की है। इस लागत के बारे में तो हमें पता था और पिछली वीडियो बनाने से पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये पर्यावरणीय लागत होती क्या है। हमारे कुछ पीएचडी स्कॉलर्स थे जो पर्यावरण के विषय में काफी अच्छा काम कर रहे थे, उन साथियों ने बताया। तब उसके बाद में धीरे धीरे हमें यह समझ में आने लगा कि पर्यावरणीय लागत क्या है, जो सबसे जरूरी चीज है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और हाँ, ये निर्धारित कौन करेगा? ये निर्धारित करेंगे आप, हम सब मिलकर कि पर्यावरणीय लागत है कितनी, कौन इसको चुकाएगा और किस हद तक चुकाएगा। ये सब चीजें आप मेरी वीडियो को धीरे धीरे लास्ट तक समझेंगे तो ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। हालांकि मेरी वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, लगभग 20 से 25 मिनट के आसपास ये वीडियो रहने वाली है और इसी कड़ी में हम 2-3 वीडियो और आएंगे, क्योंकि एक वीडियो में आने वाली पीढ़ियों का फैसला नहीं हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ पे काम होगा, जिस तरीके से आपको चीजें फैक्ट्स बताया जाएगा, उसमें आपको भी लगेगा कि हाँ, हमने बहुत मेहनत की है इस चीज के लिए। और सबसे ज्यादा, हमसे ज्यादा मेहनत मैंने तो सिर्फ ये संकलित किया है, लेकिन ये असली मेहनत उन पीएचडी स्कॉलर्स की है जिन्होंने पर्यावरण के विषय में काम किया था और जिनके रिसर्च पेपर्स को हमने इस्तेमाल किया है, जिनके बारे में हम वीडियो के लास्ट में सबको बताएंगे कि जिन स्कॉलर्स के बारे की वजह से हमारी ये वीडियो बन पाई है। यहाँ कोई भी चीजें हवा हवाई में नहीं की जाएंगी, सब चीजों के बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि ये किस लगभग प्रत्येक चीज हमने किसी ना किसी मतलब रिसर्च पेपर से कोट की ये चीजें। तो चलिए आज हम बात करते हैं विकास की पर्यावरणीय कीमत, जो हमारे अहिरवाल को आने वाले कुछ सालों में या कुछ सालों या शताब्दियों में कह सकते हैं आप चुकानी पड़ेगी। चलिए, विकास की कीमत हरियाणा और उत्तर प्रदेश की, यहाँ उत्तर प्रदेश का जिक्र सिर्फ एक ही भूजल गुणवत्ता बनाम मानक के ऊपर पर्पज है, सिर्फ इस एक ग्राफ के लिए है उत्तर प्रदेश का जिक्र। बाकी सारी चीजें जहां जहां से है वहां पे लिखा जाएगा। ये पूरे पीडीएफ को आप उत्तर प्रदेश से ना टारगेट करें। तीव्र शहरीकरण और औद्योगिकरण की छिपी हुई पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक लागतों का एक डेटा संचालित विश्लेषण है। चलिए जी, सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि पर्यावरणीय लागत के तौर पर हमें किन किन चीजों का भुगतान करना होगा। हमारे हिस्से का साफ पानी, हमारे हिस्से की साफ हवा, हमारे हिस्से की साफ भूमि, साफ उपजाऊ और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली ये पर्यावरण की चीजें, इनकी किस किस प्रतिशत में क्षति होगी, किस किस तरीके से नुकसान होगा, और वो लागत आप और हम चुकाएंगे। उसके लिए ना कोई उद्योग धंधा आके हमें पैसे देने वाला है, ना कोई सरकार हमारी उस चीज में उसकी लागत हमें देने वाली है, ना वो व्यक्ति जिनकी जमीन बिकी है उनको सिर्फ उनकी जमीन का मूल्य मिला है, लेकिन जो उनके हिस्से की प्रकृति द्वारा दी गई चीजें थी वो उन्हें नहीं मिल पाएंगी। चलिए इस चीज में आगे बढ़ते हैं हम। जल संकट, तो सबसे पहले हम जल के बारे में बात करते हैं। ये कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे हमारे जिन्होंने बात की थी, स्नेहा पांडे और उनकी टीम, संस्कार एजुकेशन ग्रुप गाजियाबाद से। उन्होंने एक रिसर्च की कि जो हमारे हरियाणा और यूपी के कुछ शहर जैसे गाजियाबाद, हापुड़, गाजियाबाद और गुड़गांव, जिनमें टीडीएस लेवल, पानी का टीडीएस लेवल, टीडीएस का स्तर और कठोरता पानी की, जिनसे हमारे मतलब क्या कहते हैं, हृदय संबंधी रोग, त्वचा संबंधी रोग और किडनी फेलियर के जो कारण आते हैं वो इन्हीं दोनों चीजों के कारण आते हैं। तो तय मानक के 500 और गाजियाबाद में जो वास्तविकता टीडीएस का स्तर था वो 700 मानक था, मतलब तय मानक से भी 200 मानक अधिक। उसके बाद में जो कठोरता थी वो गाजियाबाद की थी 200, मतलब तय कीमतों के अनुसार 200 थी, लेकिन वास्तविकता में थी वो 400। उसी प्रकार से गुड़गांव का जो पानी में टीडीएस का स्तर था वो 500 था,
के मानकों के अनुसार, लेकिन वो 530 के आसपास रहा था वास्तविकता में। उसी प्रकार कठोरता की बात करें हम तो वो तय मानक 200 थे, पूरे देश में लगभग बराबर ही रहते हैं हमारे, और कठोरता थी वो हमारी 280 या 270-75 के आसपास देखी गई थी। गाजियाबाद, हापुड़ और गुड़गांव में कुल घनित ठोस, टीडीएस और कठोरता का स्तर भारतीय मानकों से काफी अधिक है, जो पानी को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा करता है। जी ठीक है। इसके बाद में आते हैं सतही जल की भयावह स्थिति। 85% झज्जर में जल के नमूने पीने के लिए अयोग्य पाए गए हैं। ये 85%। इनकी खोज की थी हमारे सुरेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम, जो पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी रोहतक हरियाणा और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैंसवाल खुर्द सोनीपत, इन सब तीनों के तत्वाधान में सुरेंद्र सिंह जी और उनकी टीम ने इस चीज के बारे में खोज की थी कि उन्होंने देखा, क्या पाया उन्होंने उनकी रिसर्च के अनुसार, झज्जर में लगभग 24 के आसपास स्थानों से इन्होंने सैंपल लिए थे पानी के, जो भूजल स्तर के सैंपल थे, जिनमें 85% नमूने पीने के लिए अयोग्य थे और लगभग 100% नमूने, लगभग सारे नमूने सिंचाई के लिए अनुपयुक्त थे। मतलब पीने के लिए 85% अनुपयुक्त थे और सिंचाई के लिए 100%, 100% सिंचाई के लिए अनुपयुक्त थे। ये खोज इन्होंने ये थीसिस इन्होंने किया था 2017 में। पानी की गुणवत्ता आमतौर पर खराब है पीने के पानी के लिए, और वाटर क्वालिटी इंडेक्स का इस्तेमाल किया गया पानी की गुणवत्ता मापने के लिए, और परिणामों से पता चला कि 85% से अधिक सैंपल पीने लायक नहीं थे। झज्जर में WQI का मान 41.6 से 626.4 के बीच में था, जिसमें उच्च मान खराब गुणवत्ता को दर्शाता है। उदाहरण के लिए प्री मानसून सीजन में लगभग आधे सैंपल मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त रहे थे। खेती के लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। कुछ परीक्षणों के अनुसार पानी सिंचाई के लिए ठीक है, लेकिन अन्य परीक्षणों में समस्याएं सामने आई, जैसे सोडियम ऑब्जर्वेशन रेशियो SAR और सोडियम प्रतिशत जैसे परीक्षणों से पता चला कि केवल कुछ ही सैंपल सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। हालांकि मैग्नीशियम हैजर्ड, ये भी एक टेस्ट होता है, इस इंडेक्स के अनुसार लगभग सभी सैंपल सिंचाई के लिए अनुपयुक्त पाए गए। मैग्नीशियम की अधिक मात्रा मिट्टी की संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है और इससे फसलों की पैदावार में समस्या आती है। देखने से हम उस पानी में कोई कड़वापन, कड़वाहट, ये चीजें महसूस नहीं कर पाए, लेकिन उस फसल से हम उस पानी से हमारी फसलों की वृद्धि या पैदावार में नुकसान जो होता था ना, जो हमारे किसान समझ नहीं पा रहे थे कि पैदावार से नुकसान हो रहा है, इसके लिए दोषी कौन है। और उस समय जानकारी के अभाव में क्या जाता था, एक और यूरिया का कट्टा खेत में डाल दिया जाता था, जिससे हमारी जमीन की उर्वरक क्षमता भी खत्म हो रही थी। उन सब चीजों से लिए भी ये जिम्मेदार है हमारे प्रदूषण। अच्छा, अभी पीने की पानी के स्तर में और बात करें हम, घटिया बताया गया जो आगरा नहर के पानी को, जो हमारे पलवल और फरीदाबाद के क्षेत्र में है, जिसके बारे में भी हमने लिखा था। यह शोध आगरा नहर के जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है, जिसको किया किसने था, अनामिका श्रीवास्तव, कार्तिकेय शुक्ला और राजेश शर्मा जी। इनकी टीम ने स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ वाटर क्वालिटी डेटा ऑफ आगरा कैनाल क्वालिफाइंग सीजनल वेरिएशन इन हरियाणा स्टेट इंडिया, और मनीषा कुमारी जी और रह गए थे इसमें, जिनकी टीम ने इस काम पर रिसर्च तैयार की थी। और ये फरीदाबाद और पलवल जिले के दूषित जल और औद्योगिक कचरे का प्रभाव शामिल करना था, जिसमें नहर के पानी की गुणवत्ता और इसमें होने वाले मौसमी बदलावों का पता लगाने के लिए गर्मियों में, मानसून में और सर्दियों के मौसम में की थी। लेकिन उनका एक ही स्तर निकल के आया घटिया, औसत तौर पर जो आगरा नहर का पानी था, जो लगभग सिंचाई के लिए यूज किया जाता था फरीदाबाद और पलवल जैसे शहरों में, उसका स्तर घटिया था। अब
औद्योगिक विषाक्तता, पलवल का मामला, एक डिस्टिलरी से निकलने वाले अपशिष्ट में बीओडी, सीओडी और भारी धातुएं जैसे पारा, सीसा, मानक से बहुत अधिक पाई गई, जिससे मिट्टी अनुत्पादक हो गई है। मतलब हमारी जमीनें जो बंजर हो रही है उसके लिए जिम्मेदार है डिस्टिलरी से निकलने वाला, मतलब शराब के कारखानों से निकलने वाला जो पानी है, जो अपशिष्ट है, उससे हमारी जमीनें बंजर हो रही हैं। और भारी मात्रा में धातुएं क्या है, पारा और सीसा, जो हमारी जमीन को बंजर बनाने के लिए बहुत काफी है। ये सब चीजें वहां से निकल रही हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी चीजें। दूसरी क्या, जल प्रदूषण के बारे में तो ये डेटा रहा, इसके बारे में विस्तार से हम अपना आकलन और अनुमान बताएंगे। शैली हवा और बदलती जमीन के बारे में हम बात करते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रभाव कि 1993 से 2023 तक भारत में जो क्षेत्र था, जो भूमि उपयोग होता था, भूमि का उपयोग कृषि और कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों के लिए, उससे उसको निर्मित क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई 163%। 100% से ज्यादा, मतलब 163% की वृद्धि हुई है निर्मित क्षेत्र में। जो 1993 में जो निर्मित क्षेत्र था उससे 163% की वृद्धि हुई है 2023 तक। अच्छा जी, जो हमारे घने वनस्पतियों में गिरावट हुई है, मतलब जो हमारे प्राकृतिक संसाधन थे, जो हमें पेड़ पौधे फल जहां से मिलते थे, उनमें 88% की कमी हुई है। और इन सब के प्राकृतिक भूमि के कंक्रीट में बदलने से शहरी उष्मादीप प्रभाव पैदा हो रहा है, जिससे ऊर्जा की खपत और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं। इन सब चीजों से क्या हुआ है, स्वास्थ्य जोखिम, जिससे ऊर्जा की खपत, मतलब गर्मियों में हमें गर्मी ज्यादा लग रही है इसलिए हम एसी चला रहे हैं, उस वजह से क्या हुआ है 6.5% औसत सतह तापमान, जो हम कहते थे पहले कि गर्मियों में 35 डिग्री तक रहता था, 30 डिग्री तक रहता था, वो आज के दिन 45-42 के आसपास, 47 तक भी तापमान हमारा पहुंच रहा है। वो सिर्फ किस चीज के लिए है कि प्राकृतिक भूमि को जब से हम कंक्रीट में बदलने लगे हैं, जो शहरी उष्मादीप है वो धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। जो हमारा औद्योगिकरण है वो तो सबसे बड़ा प्रभाव है, लेकिन उसके साथ साथ जमीन को सांस लेने के लिए भी जगह नहीं है। सब जगह तो हमने कंक्रीट फैला रखा है, तो कैसे जमीन सांस लेगी और कैसे ये औसत का जो सतह तापमान है ये बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, मानेसर में वायु प्रदूषण का स्तर, मानेसर में वायु प्रदूषण का स्तर है PM10 और PM2.5। ये औसत आकलन रहता है, जिसके बारे में हम डिटेल से आगे बताएंगे आपको कि ये राष्ट्रीय मानकों से लगभग 3 गुना है। PM2.5 का स्तर 40 होना चाहिए मानक के अनुसार, और ये है 110 के आसपास, मतलब लगभग 3 गुना हो गया। PM10 है 60, मानक 60 से भी कम है, लेकिन ये है क्या 180 के आसपास हमारा पहुंच रहा है, मतलब 30 गुना। इनके लिए मुख्य स्रोत क्या बताया गया रिसर्च टीम द्वारा कि मुख्य स्रोत हमारे वाहन, जो हमारा धुआं हमारे वाहनों से निकलता है, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी के उत्सर्जन से जो चीजें निकलती हैं, सबसे अधिक 36% उसका योगदान है मानेसर की इस हवा को जहरीली बनाने में, और 28% योगदान है हमारा औद्योगिक उत्सर्जन। और जहां तक मैं मानता हूं ये वाहन और उद्योग उत्सर्जन मानेसर में लगभग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप सब देखते हैं लगभग सभी कंपनियों के हेड ऑफिस भी और ऑफिस वहां पे हैं। उसको साइबर हब कहा जा रहा है। लगभग हर व्यक्ति वहां पर अपने व्हीकल से ड्राइव कर रहा है, जो उद्योगों में नौकरी पेशा वाले व्यक्ति हैं। तो उस वजह से ये दोनों चीजें आपस में कहीं ना कहीं जाकर उद्योग पे टिक रही है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारी भूमि प्रदूषित किस प्रकार से हो रही है। भूमि प्रदूषित, ये रिपोर्ट मैंने नहीं दी थी, ये गुरुग्राम वाला है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे अभी। CO2 उत्सर्जन में वृद्धि 2006 से 2023 तक, जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पर्यावरण में आई है, उसके लिए औद्योगिक सबसे बड़ा माप है औद्योग धंधे। उद्योगों के अनुसार हमारा ये माप आया है। ऊर्जा, बिजली बनाने के कारखाने या उन सब चीजों में ये रहा है। अपशिष्ट,
जो वेस्ट है, जिसमें हमारा रसोई का वेस्ट है, या सबसे चीजें जो है वो इस वेस्ट में आएंगी। CO2 उत्सर्जन में 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र 5.29 मतलब 5.25 गुना की वृद्धि के साथ सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला योगदान करता है। मतलब CO2 हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने वाला सबसे बड़ा अगर यदि कोई घटक है तो वो हमारे उद्योग धंधे हैं। आप देख सकते हैं। अब ये देखिए, ये चीजें, ये बहुत मजेदार चीज लगी मेरे को। ये क्या था जी, अपलोडिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम इन कंप्लायंस टू NGT नेशनल ग्रीन ट्राइबल ऑर्डर डेटेड 8/2/2023, ऑर्डर नंबर 360/2018, SLP सिविल नंबर, इस एक केस के दिए लिए गए थे इन द मैटर ऑफ श्रीनाथ शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, रिपोर्ट बाय DC गुरुग्राम। ये रिपोर्ट NGT को गुरुग्राम के DC साहब ने दी थी, जिस रिपोर्ट का मैं आपको यहां पर हवाला दे रहा हूं। 1350 मीट्रिक टन ठोस कचरा है, 3000 मीट्रिक टन निर्माण और विध्वंस कचरा है। अपर्याप्त प्रसंस्करण के कारण यह कचरा लैंडफिल पर दबाव बढ़ा डालता है, संसाधनों की बर्बादी करता है और भूजल को प्रदूषित कर सकता है। ये सब आंकड़े मेरे द्वारा दिए गए नहीं है, ये गुरुग्राम के तत्कालीन DC साहब ने ये NGT को जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट का हवाला मैंने यहां दिया है आपको। अब और मजेदार चीजें आएगी आपको। विकास की समग्र लागत, एक एकीकृत मूल्यांकन। पर्यावरणीय क्षति की कीमत सिर्फ मौद्रिक जुर्माने में नहीं, बल्कि खराब स्वास्थ्य, घटी हुई कृषि उत्पादकता और नष्ट हुए पारिस्थितिक तंत्र के रूप में चुकाई जा रही है। जो इन हालातों में, जो हम आस पड़ोस में अपने जिन जिन शहरों के मैंने आपको नाम लिए थे, उस शहर के लोग बाग रोज, हर मिनट, हर सेकंड ये कीमत चुका रहे हैं। गुणात्मक और सामाजिक लागत, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, श्वसन और जल जनित रोगों में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में कमी। जो हम कहते हैं ना कि हमारे बाप दादा 60, 80, 100 साल जिए हैं, और हमारे पिताजी या हमारे से जो पहले वाली जनरेशन है, उसकी औसत आयु जो 60 के आसपास रह रही है, उसी तरीके से हमारी जो औसत आयु रहेगी वो 50 के आसपास चली जाएगी। उन सब चीजों में ये प्रदूषण, ये औद्योगिकरण की सबसे बड़ा योगदान है। कृषि को नुकसान, दूषित जल, मिट्टी से फसल की पैदावार में कमी, किसानों की आजीविका को खतरा, ये सब किस चीज के कारण हो रहा है? हमारे इस औद्योगिकरण के जाल के कारण हो रहा है। पारिस्थितिक क्षति, जैव विविधता का स्थायी नुकसान और प्राकृतिक आवासों का विनाश। जैव विविधता, हम देखते थे जब से हम छोटे थे और आज तक बड़े होते आए हैं, हम किन किन प्रकार के जीव जंतुओं को देखते थे, जो जीव जंतु धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि उनकी फूड सप्लाई चेन टूटती जा रही है। आज हम बाघों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी फूड सप्लाई चेन, जो प्राकृतिक आवासों में रहती थी, प्राकृतिक संसाधनों पर जीवित थी, जिनके लिए कोई घर में चपाती बनाने वाला नहीं था, वो इन सब पेड़ पौधों से ही चीजें चुनते थे और खाते थे, वो सब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो जिनका वो आहार रहे हैं, जिनके लिए वो आहार है, उनकी भी संख्या आज लुप्त प्राय होती जा रही है। जिस प्रकार से शेर, बाघ, चीते ये धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, वो सब जो मतलब गैंडे की कुछ नस्लें बताई जा रही है, मतलब जो हम गौरैया है जिनको चिड़िया बोलते थे, वो हमारे एरिया में हम बहुत कम दिखाई दे पा रहे हैं। ये सब चीजें किस कारण होती जा रही है? ये औद्योगिकरण के इन बुरे प्रभावों के कारण, इन पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव के कारण होता जा रहा है। सामाजिक असमानताएं, पर्यावरणीय बोझ का असमान वितरण जो अक्सर गरीब समुदायों पर अधिक पड़ता है। यहां मैं इससे आकर बात रखना चाहूंगा, ये अभी तक तो रिसर्च की थी, अब मैं मेरा अनुमान बताऊंगा कि क्या सामाजिक असमानता, जी हाँ, सामाजिक असमानता ये कई बार क्षेत्र विशेष के लोगों के साथ भी की जा सकती है। जिस विषय पर हमने आज की वीडियो शुरू की थी, आज उस विषय के बारे में बताऊंगा। ये क्षेत्रीय असमानता
विकास के लिए सरकार को चाहिए होता है उद्योग धंधों से कर चुका कर दे रहा है हमारा अहिरवाल। आज के दिन हिंदुस्तान में तो काफी लंबा स्तर पर दे रहा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा कर मेरा अहिरवाल का गुरुग्राम क्षेत्र दे रहा है। लेकिन जो हमने देखा उसके बदले में जो कीमत अहिरवाल के लोग चुका रहे हैं वो भी एक बार देखनी चाहिए कि किस प्रकार से AQI खराब AQI है। लेकिन उस हिसाब से सरकारी पैसे से यहां पर उन संयंत्रों पर काम ही नहीं किया जा रहा जिनके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताने वाला हूं। ये सब चीजें असामाजिक असमानताएं हैं। अब मैं आपको वो जो केस बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, DC साहब ने जो NGT को डिटेल्स दिए थे, मात्रात्मक और मौद्रिक लागत, प्रदूषण फैलाने पर लगाया गया जुर्माना कितना था? 176.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, मगर वास्तव में वो जुर्माना कितना वसूल किया गया? 3.8 करोड़। हास्यास्पद लगा आपको? केवल 2.25%, 2.15% जुर्माना वसूल किया गया। 176.8 करोड़ जुर्माना लगाया गया और वसूला गया केवल मात्र 3.8 करोड़ रुपए का जुर्माना। ये था वायु प्रदूषित करने वाले उन लोगों के लिए ये सिर्फ एक शहर की बात है, अहिरवाल के एक शहर गुरुग्राम की बात है, जिस जगह पर इतना जुर्माना लगाया जाता है और वास्तव में क्या इतना जुर्माना वसूल किया जाता है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि सरकारें किस प्रकार से काम कर पा रही हैं। सरकारी तंत्र इस तरीके से काम कर रहा है तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि अहिरवाल को आने वाले समय में क्या मिल पाएगा, विरासत में हम क्या दे पाएंगे। वही खराब हवा, वही खराब पानी, वही प्रदूषित जमीन जहां बदबू, दुर्गंध, सड़ांध, ये सब सारी चीजें हम देने वाले हैं क्या हमारे अहिरवाल के आने वाली पीढ़ियों को। चलिए अब मैं आपको इसके संबंधित कोई दूसरी डेटा और देता हूं। एक ये सब चीजें उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भूजल की जो गुणवत्ता का मूल्यांकन जो सबसे पहले चार्ट में हमने देखा था वो ये रहा। IMT मानेसर का था, गाजियाबाद हापुड़ मानक सीमा। ये सारी चीजें मैं कोट कर रहा हूं। सबसे पहले थी जो स्नेहा पांडे और उनकी टीम, संस्कार एजुकेशन ग्रुप गाजियाबाद की तरफ से ये टीम में थी। उन्होंने क्या बताया? प्रमुख पर्यावरण और स्वास्थ्य प्रभाव, उच्च क्षारीय pH 7 से ऊपर जल के क्षारीय होने से मानव शरीर के प्राकृतिक अम्लता संतुलन में बाधा आती है, जिससे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल विकार, मेटाबॉलिक एल्कालोसिस, गुर्दे और हृदय रोग हो सकते हैं। उच्च कठोरता के कारण जल का कठोर होना, पाइपलाइन में जमाव, दाग धब्बे आदि के साथ साथ स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बनता है। प्रदूषक, औद्योगिक कचरा, प्लास्टिक, कीटनाशक, उर्वरक और अस्वस्थ औद्योगिक व घरेलू अपशिष्ट जल स्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। ये हमारे इन सभी क्षेत्रों में है। और संक्रमणकारी बैक्टीरिया, दूषित जल के माध्यम से रोगजनक बैक्टीरिया रहने एवं संक्रमण फैलने के खतरे होते हैं, जो आने वाले समय में किसी भी महामारी को जन्म दे सकते हैं। अब सुरेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम नहीं, ये सुरेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम ने नहीं किया था। ये था हमारा डिपार्टमेंटल, जो हमारे 3 देशों की टीम थी जिन्होंने इसमें बात किया था। यहां पे ये गलत आ गया था। 2006 से 2023 तक के CO2 उत्सर्जन में वृद्धि, 2006 में कृषि की तरफ से 0.35, ऊर्जा क्षेत्र में 14.35, 2006 में औद्योगिक प्रगति नेगेटिव थी -2.75, ये जाके 2023 में 36.25 हो रही है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक प्रगति के कारण हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, औद्योगिक प्रगति 5.29 गुना की वृद्धि हुई है। ऊर्जा के क्षेत्र में 2.64, अपशिष्ट
कृषि उत्सर्जन में कमी आई है, जो 0.98 गुना ही रह गया। मतलब कृषि योग्य, हम जिस प्रकार से, जैसे मैंने बताया था कि उर्वरकों से और कीटनाशकों से भी वायु प्रदूषण या प्रदूषण हो रहा है हमारा प्राकृतिक संसाधनों में, लेकिन उन सब के इतने अथाह प्रयोग के बावजूद भी ये चीजें कम होती जा रही है, क्योंकि हमारी कृषि योग्य जमीन कम होती जा रही है। अब झज्जर जिले के आर्द्र भूमि जल की गुणवत्ता, यह शोध 2017 में झज्जर जिले के आर्द्र भूमि में जल की गुणवत्ता का मूल्यांकन करता है। मुख्य निष्कर्ष, पीने के पानी के लिए पानी की गुणवत्ता आमतौर पर खराब है। 85% से अधिक सैंपल पीने लायक नहीं थे। खेती के उपयोग के लिए स्थिति थोड़ी जटिल है। मैग्नीशियम हैजर्ड इंडेक्स के अनुसार लगभग सभी सैंपल सिंचाई के लिए अनुपयुक्त पाए गए। झज्जर जिले में प्रदूषण के कारण औद्योगिक गतिविधियां, औद्योगिक प्रदूषण पानी के इन महत्वपूर्ण स्रोतों को प्रदूषित करने में मुख्य कारक है। झज्जर जिले में ऐसा कौन सा औद्योगिक क्षेत्र आ गया, ऐसा कौन सा औद्योगिक इकाइयां आ गई झज्जर जिले में? झज्जर जिले में अहिरवाल के साथ लगते, नाहड़ ब्लॉक के साथ लगता है एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, जिसने उस एरिया के लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में जल को इतना प्रदूषित कर दिया है, जमीन को इतना प्रदूषित कर दिया है कि वहां पर कोई फसल नहीं हो पा रही है सही तरीके से। वहां के लिलोड के गांव ग्रामीणों से पूछिए आप, लिलोड, झाड़ली और इनके वो तीसरा गांव था, नाम भूल गया मैं उनका, उनके एरिया के लोगों से पूछिए, देखिए आप कि किस प्रकार से वो विकास की कीमत दे रहे हैं। बिजली जा कहां रही है, वो सारी की सारी दूसरे राज्यों में जा रही है थर्मल पावर प्लांट से, लेकिन उसकी कीमत कौन चुका रहा है? ये आस पड़ोस का क्षेत्र, ये अहिरवाल का क्षेत्र चुका रहा है। गुरुग्राम जिला पर्यावरण योजना, डीसी गुरुग्राम की एक रिपोर्ट के अनुसार जिले में अपशिष्ट प्रबंधन की स्थिति और योजनाएं। गुरुग्राम में प्रतिदिन 1350 मीट्रिक टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है। शहर का ठोस कचरा बंगवाड़ी गांव में स्थित एक लैंडफिल साइट पर ले जाया जाता है। लगभग 21 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का बायो रेडिएशन और बायो माइनिंग करके निपटान किया गया है। ये चीजें ठीक दिशा में जा रही है, तो इसका भी जिक्र करना जरूरी है कि हमारे प्रशासन के द्वारा अच्छे कदम भी उठाए जा रहे हैं। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, गुरुग्राम जिले में प्रतिदिन लगभग 230.5 मीट्रिक टन पर डे प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिससे 10 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके किया गया है। निर्माण और विध्वंस, गुरुग्राम में लगभग 3000 टीपीडी सीएनडी कचरा उत्पन्न होता है। इस कचरे को संसाधित करने के लिए बसाई में एक सीएनडी कचरा संयंत्र शुरू किया गया है। बायोमेडिकल और ई कचरा प्रबंधन, गुरुग्राम में प्रतिदिन 7.5 टन बायोमेडिकल कचरा उत्पन्न और उपचारित होता है। यह बायोमेडिकल जो वेस्ट है, इसके लिए सीमा हमारे गुरुग्राम जिले की बहुत अच्छी चीज ये थी कि इसमें तय मानकों से ज्यादा के संसाधन या संयंत्र उपलब्ध थे, जिनसे इस कचरे का निष्पादन हो पा रहा है। अब बात करते हैं हम, जिले में सालाना 130 मीट्रिक टन ई कचरा उत्पन्न होता है, जिसके बारे में भी प्रबंधन किया जा रहा है। अब जो हमने बात की थी डिस्टिलरी की छटाई, सिल्टेज, पलवल जिले में अशोका डिस्टिलर्स एवं केमिकल से लिए गए सैंपल के आधार पर कुछ छात्रों ने शोध किया था। बीओडी, सीओडी, टीडीएस और टीएसएस की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। भारी धातुएं और आयरन, पारे, सीसे, ऑर्सेनिक, लोहे, तांबे, मैग्नीज और जस्ता जैसी कई भारी धातुएं भी पाई गई। मिट्टी पर प्रभाव किया गया। जिस मिट्टी में छटाई को डिस्चार्ज किया गया था वह अनुत्पादक हो गई, मतलब जमीन बंजर हो गई। किस चीज से? ये दारू शोधन की प्रक्रिया जहां पर अपनाई जा रही थी पलवल में, शराब के जहां पे कारखाने थे, उनकी वजह से आस पड़ोस के क्षेत्र हमारे प्रभावित होते हैं। मानेसर गुरुग्राम में, ये इसके बारे में हमने अभी बात ही किया था कि ये राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों से लगभग 3 गुना थे। इसमें भी क्या था? लोहे की औसत सांद्रण सबसे अधिक थी, जिसके बाद मैग्नीज था। प्रिंसिपल पीसीए से पता चलता है कि भारी धातुओं के मुख्य स्रोत वाहन उत्सर्जन और औद्योगिक उत्सर्जन थे। मतलब लोहे के कण, मैग्नीज के कण, क्या ये हमें बीमार नहीं करेंगे? हमारे शरीर को खत्म नहीं करेंगे? धीरे धीरे अंदर से खोखला नहीं कर देंगे?
ये सब औद्योगिक कचरे की वजह से निकला है। सोनीपत में शहरीकरण और भूमिस्थय का तापमान, निरंजना आरके के शोध के अनुसार 1993 से 2023 तक सेंट्रल सर्कल फॉरेस्ट क्षेत्र में शहरीकरण के प्रभाव और भूमि के सतह के तापमान में बदलाव का अध्ययन। भूमि उपयोग और भूमि आवरण में बदलाव हुआ है। निर्मित क्षेत्र में 1993 में जो 14.58% से बढ़कर 2023 में 38.43% हो गया है। घनी वनस्पति और पानी के भंडार में काफी कमी आई है। भूमि सतह के तापमान में बदलाव हुआ है। गर्मियों में जो हमारा 1993 में 31.43 डिग्री सेल्सियस था, अब वो 2023 में 37.48 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और 2023 तक कुल क्षेत्र का 83.45 हिस्सा 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान से ऊपर था। जो हम ये गर्मी महसूस करते हैं कि ये गर्मियों में ज्यादा गर्मी बढ़ती जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ ये हमारी आधुनिकीकरण का सीधा सीधा जवाब है। ये वो पर्यावरणीय लागत है जो आप और हम सब हर गर्मियों में, हर गर्मी के मौसम में भुगत रहे हैं। आगरा नहर के जल की ये बता दी थी, गर्मियों में हल्का प्रदूषित था, वो सर्दी में उपस्वस्थ था और मानसून में भी उपस्वस्थ था। तो ये वो रिपोर्ट थी जिसके माध्यम से आप जान पाए कि ये किस प्रकार से, किन आंकड़ों के आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर हम बात कर रहे थे और जिससे हम, हमारा समाज के लोग बाग इन सब चीजों का रोज रोज इन चीजों का भुगतान कर रहे थे। ये थी उन चीजों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी कीमत अहिरवाल कहां चुकाएगा। अब अहिरवाल की भौगोलिक पृष्ठभूमि को एक बार देखिए। अहिरवाल की भौगोलिक पृष्ठभूमि कहां से शुरू होती है? मानेसर में एक तरफ ये हो गया, दूसरी तरफ नाहड़ में जाके झज्जर जिले से जो सीमा लग रही है उसमें एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट, बावल में था थर्मल पावर प्लांट, अब बीच में रहा था कोसली में थर्मल एनटीपीसी आने से, मतलब ये जो आईएमटी कोसली में आने से एक तरफ से ये अहिरवाल क्षेत्र में जल प्रबंधन में समस्याएं आएंगी और हमारी भूमि प्रदूषित रहेगी और हमारी वायु प्रदूषित होती रहेगी। इससे धीरे धीरे आने वाला जो सैनिकों की खान कहा जाता है हमारा कोसली, ये हमारा अहिरवाल क्षेत्र धीरे धीरे ये शारीरिक, मानसिक और शारीरिक तौर पर इतना निर्बल हो जाएगा कि आने वाले समय में हम किसी भी चीज के लिए अपनी पहचान तक को खो देंगे। अब ये फैसला आपको करना है कि आप इन सब चीजों की कीमत कितनी मानते हैं। क्या मेरे अनुसार आप मानते हैं या आप अपने लिए मानते हैं? मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हो सकता है कि मुझसे हम इन रिसर्च पेपरों को समझने में कुछ चूक रह गई हो, तो मैं पर्यावरण से जुड़े हुए सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो मुझे इस सब चीजों के बारे में विस्तार से बताएं, ताकि सब सभ्य समाज के लोगों को पता चले कि किस प्रकार से हमारे प्राकृतिक संसाधनों के साथ ये तोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। धन्यवाद साथियों। कि इस विषय में सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिनकी अथाह मेहनत की वजह से ये वीडियो ये कंप्लीट हो पाएगा। सबसे पहले स्नेहा पांडे और उनकी टीम संस्कार एजुकेशन ग्रुप गाजियाबाद से, जिनके रिसर्च पेपर का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पर। प्रवीण कुमार, नुदरत फातिमा, मोहम्मद कामरान खान और हिंद अल्पाश, उनकी टीम। और इनमें मतलब हमारे 3 देशों के साथी थे। हिंदुस्तान से डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मिलम यूनिवर्सिटी कैथल हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बहेरिया यूनिवर्सिटी, बहेरिया पाकिस्तान। थर्ड था इसमें डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसेस नूरब बेत अब्दुल रहमान यूनिवर्सिटी रियाद, सऊदी अरेबिया। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण इनकी जो रिसर्च थी वो हमने इसमें इस्तेमाल की है। 2006 से 2023 तक की अवधि में जो कुल मतलब पूरे हिंदुस्तान में कार्बन उत्सर्जन के बारे में वो एक महत्वपूर्ण विषय था, महत्वपूर्ण चीज थी जो इन 3 देशों के
पीएचडी स्कॉलर्स ने या इन साथियों ने जो पर्यावरणविद थे उन लोगों ने निकाली है, उसका हमने इस्तेमाल किया है। अच्छा, सुरेंद्र सिंह यादव और उनकी टीम पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी रोहतक, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भैंसवान खुर्द सोनीपत, इनके तत्वाधान में भी एक रिसर्च ऑर्गेनाइज की गई थी जिसका मुख्य उद्देश्य था झज्जर जिले में पीने के पानी की गुणवत्ता का निर्धारण करना, आकलन करना। अच्छा, और एक विषय था, इसको हम बाद में जिक्र करेंगे, भारती खुराना, रौनक धनखड़, डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस, जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी सोहना, इनके भी हमने रिसर्च पेपर का इसमें इस्तेमाल किया है। और द यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान प्रेस, रिसर्च बाई वंदना यादव और उनकी टीम, इन्होंने गुरुग्राम में हवा में मौजूद पार्टिकुलर्स के बारे में बेहतरीन जानकारी उपलब्ध कराई है। और स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ वाटर क्वालिटी, डेटा ऑफ आगरा कैनाल क्वालिफिकेशन सेशन वेरिएशन इन हरियाणा, और आगरा कैनाल जो हमारे हरियाणा के पलवल के आसपास के एरिया में, फरीदाबाद और पलवल में जो दूषित जल के बारे में है, वो इनकी एक रिपोर्ट है। तो हमने इन सारे रिसर्च पेपरों का इस्तेमाल किया है। जो भी मैं आज डेटा यूज करने वाला हूं आप सबके सामने, जो मैं बताने वाला हूं डेटा, वो कोई हवा में डाटा नहीं है, वो इन सब स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर्स का इस्तेमाल करके हमने आज का ये डेटा निकाला है, जिस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं आप सभी से। और इसके साथ साथ हमने हमारे अहिरवाल से भी बहुत सारे साथी थे, आईजी यूनिवर्सिटी से भी पर्यावरण विषय में स्कॉलर्स थे जो पीएचडी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि हम समय आने पर अपना नाम जाहिर करेंगे। कुछ मेरे साथी थे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से थे, जिन्होंने भी ये कहा कि हम समय आने पर अपना नाम आगे बताना चाहेंगे खुद से ही। तो उन सभी साथियों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ, अनगिनत साथियों की मेहनत है, सिर्फ जुबान मैं दे रहा हूं उनको, लेकिन ये मेहनत उन सभी साथियों की अपने विषय के प्रति है जिनको मैं आपके सामने आज पेश करना चाहूंगा। तो